दर्शकों नमस्कार। कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं योगी राज योगेश और मेरे साथ हैं विश्व प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य डॉक्टर आचार्य राजेश। और मित्रों, प्रोग्राम में आज चर्चा उस आंदोलन की जो पूरे एक साल से देश भर में चर्चा का विषय बना हुआ है और कहा तो ये भी जा रहा है कि ये आज़ादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन है। तो क्या वास्तव में ये किसानों का ही आंदोलन है या इस आंदोलन के पीछे कुछ षड्यंत्रकारी ताकतें शामिल हैं? संभव है शायद विदेशी ताकतें भी शामिल हों। इस आंदोलन में कौन कौन लोग शामिल हैं? क्या ये आंदोलन अपने रास्ते से भटक गया है? अब इस आंदोलन का आगे क्या होगा? क्या तीनों बिल वापस लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मास्टर स्ट्रोक मारा है या इसके पीछे भी और कुछ छिपा है? इन तमाम पहलुओं पर आज हम इस प्रोग्राम के माध्यम से चर्चा करेंगे और ज्योतिषी पक्ष जानने की कोशिश करेंगे। आचार्य जी से ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि आगे इस आंदोलन का क्या होगा, कौन कौन इस आंदोलन में आगे आने वाले नेता होंगे, देश पर क्या असर पड़ेगा। इन पहलुओं पर हम चर्चा करेंगे और सीधे हम डॉक्टर आचार्य राजेश जी के पास चलते हैं। तो आचार्य जी, सबसे पहले तो हम यही जानना चाह रहे हैं, चूँकि अब ये प्रधानमंत्री ने ये तीनों कृषि कानून वापस ले लिए हैं, तो अब इस आंदोलन का क्या होगा? अब ये आंदोलन रुकेगा कि आगे भी चलता रहेगा? इस आंदोलन के यदि देखते हैं तो इसके 26 नवंबर 2020 को जब ये आंदोलन शुरू हुआ तब जो ग्रहों की स्थिति थी, धनु लग्न में इसका शुभारंभ हुआ था। मंगल चंद्र थे, चंद्र मीन राशि में था। बुध की महादशा में राहु की अंतर्दशा थी जो 23 मई 2023 तक चलेगी। अब इसका जो मूल पहलू था कि इस आंदोलन के लिए हम बार बार भी कहते रहे कि आंदोलन किसान आंदोलन नहीं है, अपितु किसानों की आड़ में ये एक चलाया जा रहा देश तोड़ने का एक आंदोलन है, जिसे मोदी जी भी पहले समझ गए थे और उन्होंने इन्हें जितने लोग थे आंदोलन जी भी इनको करार दिया था, क्योंकि सरकार के पास ये सारी रिपोर्टें होती हैं। स्थिति इसमें बड़ी विचित्र यह बनी कि इन्होंने इस आंदोलन को किसान आंदोलन नाम दिया, ताकि यदि कुछ भी अनहोनी हो तो किसान रूप से इन चीज़ों को या सरकार को इसमें बदनाम किया जा सके। होता यह है कि राजनीति को यदि हम उस चश्मे से देखें जो राजनीति का है, कई सरकारें आई। पहले वीपी सिंह की सरकार थी, राजीव गांधी को जब गिराया था तब एक से ऊपर छोड़ा गया था कि बफोर स्तूप में घोटाला हुआ, बफोर स्तूप बहुत बड़ा घोटाला हुआ। उस घोटाले को समय से चुनाव से पहले लाद दिया गया और राजीव गांधी उस चीज़ को समझ पाते उससे पहले वीपी सिंह ने कई तरह की चीज़ें निकालना शुरू कर दी। राजीव गांधी के खिलाफ इतना है, राजीव गांधी के खिलाफ इतना है, और जनता को उसमें भ्रमित कर दिया। और अल्टीमेट हुआ ये कि राजीव गांधी की सरकार वापस नहीं आ पाई और वीपी सिंह आकर वहाँ पर बैठ गए। उसमें उन्होंने फ़ायदा उठाया। दूसरी स्थिति यदि हम देखें, कोई भी एक आंदोलन खड़ा होता है तो कोई ना कोई एक व्यक्ति उसको केस कराने आ जाता है। जैसे महात्मा गांधी आंदोलन करते थे, उसको केस किसने कराया? जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि महात्मा गांधी खुद भी सुभाष चंद्र बोस से हार गए थे और जवाहरलाल नेहरू खुद भी वल्लभ भाई पटेल जी से हार गए थे। बाबा रामदेव का आंदोलन हुआ, उसने किसी व्यक्ति को केस नहीं कराने दिया, खुद ही उसके सिरमौर बने और उन्होंने उस आंदोलन को जैसे तैसे लेके और अपना जो भी उनको करना था उन्होंने अपने आप को हाईलाइट कर लिया। अन्ना हजारे का जो आंदोलन था, उस आंदोलन को केजरीवाल ने केस कराया और केजरीवाल आज मुख्यमंत्री बने बैठे हैं। लेकिन ये विघटनकारी जितने तत्व होते हैं ये कहीं ना कहीं एक अच्छे आंदोलन को केस कराते हैं। वहीं जो किसानों का आंदोलन था, इस आंदोलन में आपने देखा होगा कोई नेता सामने नहीं आया। हर नेता को ये पता था कि इसमें एक षड्यंत्र हो रहा है जो देश के खिलाफ है, लेकिन सत्ता के पक्ष में भी हमें नहीं जाना है, उसका भी विरोध भी करना है। ये धीमे धीमे से उनसे जुड़े रहे लगातार, और ऐसे करते हुए इस आंदोलन को इन्होंने आगे बढ़ाया जो किसानों के नाम पर था। और यदि किसान का ये आंदोलन होता तो पूरे भारत में इतने किसान थे कि हर जगह चक्का जाम कर जाते। सिर्फ पंजाब का ही किसान क्यों था? सिर्फ असंतुष्टि 2-4 किसान इधर उधर के प्रदेशों के क्यों थे? सिर्फ जाट कुछ किसान ही क्यों थे? तो ये एक कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो इस बात को संकेत देते हैं कि ये किसान आंदोलन नहीं था, अपितु इसकी आड़ में ये राष्ट्र विरोधी साजिश थी जो चलती रही। और उसका पटाक्षेप किसान की बातें मानकर मोदी जी ने एक मास्टर स्ट्रोक पटका है कि अब किसान नाम कम से कम हट जाएगा। बाई चांस कहीं जैसे इन्होंने लाल किले के ऊपर जो झंडे का जिस तरह से अपमान किया,
वहाँ सरकार इसलिए चुप बैठी रही थी, किसी पे कुछ भी करते तो भी किसान का नाम आता, किसान मर गए, किसानों ने ये किया। पेपरों में आज भी वही आ रहा है, सारे मीडिया उसी को हाईलाइट कर रहा है, किसान मारे गए। जब किसानों ने क्या हरकत की, ये किसानों की हरकत नहीं थी, ये हरकत देश तोड़ने वाले लोगों की थी। अब यही लोग उनकी बात कर रहे हैं कि उन पे जो सारी धाराएं लगाई उनको वापस करो, सारे केस वापस करो। तो जो संकेत है, ये संकेत है कि किसानों का आंदोलन नहीं था और निश्चित रूप से विघटनकारी तत्वों का आंदोलन था, जो उसका पटाक्षेप अभी हुआ है। नहीं तो अब ये मान के चला जाए कि अब ये जो विघटनकारी तत्व जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, अब ये यहीं थम जाएगा, ये सिलसिला आगे और बढ़ेगा? ये सिलसिला आगे चलता रहेगा। उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है कि ये आंदोलन बौद्ध और राहु में चला है। षड्यंत्र इसमें होता है, विदेशी ताकतें, जैसे चीन का एक सीधा सीधा नाम ही आपको बताऊं, चीन के यहाँ एक कथाएं बड़ी प्रचलित हैं। उस कथा के अनुसार ये क्या करते हैं कि जैसे बंदर हैं, एक बंदरों का समूह है, बंदरों के समूह को यदि कुछ बंदर जो इसमें उपद्रवी बंदर होते हैं उनको यदि कंट्रोल कर लिया जाए, बाकी बंदर शांत रहते हैं। ऐसे ही कुछ नेता ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा विरोध करना शुरू करते हैं, वो उठापटक करना शुरू करते हैं, जनता को जोड़ते हैं। फिर उन नेताओं को पक्ष वाला व्यक्ति खरीद लेता है, उनकी इच्छाएं पूरी करने लग जाता है, तो वो वाला काम इनका बन जाता है कि वो नेता इनसे खरीद लिए और इनका काम बन जाता है। उसी चाल पर चीन चलता है कि नेताओं को ये खरीदने का काम करता है और राजनीतिक इस तरीके से बढ़ाने का ही काम करता है। तो उसने इन आंदोलन जो जीवी हैं इनके लिए अलग से फंडिंग उसने धीमे धीमे करना शुरू की, क्योंकि इतना जो फंड आया और फिर बचा खुचा जो एक खालिस्तान समर्थक लोग थे, ये भी अपने चंदे पूरी दुनिया से इकट्ठे कर रहे थे, मालूम पड़ ही रहा है। तो वो भी यहाँ पर इकट्ठा हुआ, नाम था किसानों का, काम था खालिस्तान का, जो अब विघटन रूप से सामने आया है। और ये जो ताकतें हैं चुनाव तक लगातार ऐसी करती रहेंगी। चूँकि मोदी जी एक परिपक्व नेता हैं, इसलिए उन्होंने तत्काल उस स्थिति को समझा और उस पर अटैक कर दिया। तो ये इनका जो आंदोलन था फ्लॉप हो गया। यही स्थिति थी, राजीव गांधी वीपी सिंह की बात नहीं समझ पाए, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। यही थी कि बाबा रामदेव के आंदोलन को कांग्रेस नहीं समझ पाई और कांग्रेस को मुंह की खानी पड़ी। यही था कि अन्ना हजारे के आंदोलन को कांग्रेस नहीं समझ पाई और एक केजरीवाल जैसा व्यक्ति वहाँ पैदा हो गया जो कि 102 वामपंथी है। और आज भी जो विपरीत परिस्थिति बन रही है उसमें भी सरकार को फूंक फूंक के इसमें चलना होगा। तो क्या आचार्य जी, जैसे आप बता रहे हैं कि इसमें चाइना का भी आपने जिक्र किया, आंदोलन से नए नए नेता का भी उभरने का जिक्र किया, तो एक तो सवाल ये कि क्या इस आंदोलन से कोई नया नेता उभरने वाला? पहली बात। दूसरी, ये जो अब किसानों ने एक अपनी जो नई मांग शुरू कर दी है कि हम इसमें जो 750 किसान जो शहीद हुए, जबकि ये कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं है, इसमें हो सकता है तो आधे से ज़्यादा लोग तो कोरोना में मारे हों, तो किसी के पास कोई एग्जैक्ट आंकड़ा नहीं कि 750 शहीद हुए, कुछ तो 1000 भी बता रहे थे। तो एक तो ये आंकड़ा आना शेष है कि कितने शहीद हुए। लेकिन जो जिक्र आप कर रहे थे कि कुछ खालिस्तान समर्थक लोग भी जिनने दिल्ली में जाके गदर मचाया था, तो क्या इसकी आड़ में उन लोगों को भी रिलीफ देने की कोशिश की गई जो मांग है कि साहब इनको शहीद का दर्जा दिया जाए या इनको 1-1 करोड़ दिए जाएं? तो क्या ये एक तरह से उन खालिस्तान समर्थकों को ये रकम दी जाएगी, यदि दी गई तो, या उनको कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से लाभ पहुंचाने की कोशिश होगी? इसमें है यही, देखो देश को यदि कमज़ोर करना है तो उसमें एक सबसे अच्छा है कि उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति है उसको बंटवा दो आप। आज तक चीन ने कभी किसी व्यक्ति को 10 रुपये नहीं बांटे, या कोई भी कंट्री किसी व्यक्ति को पैसे नहीं बांटती इस तरीके से। इसका सीधा सीधा है कि आप भारत 130 करोड़ लोग बैठे हुए हो, आप इनके पैसे को, भारत में जो इकोनॉमिक स्थिति सुधर रही है उसको आप बांटने में लगा दो। जब पैसा बढ़ जाएगा तो देश अपने आप कमज़ोर हो जाएगा। तो देश को कमज़ोर करने का एक तो तरीका है। दूसरा, जो खालिस्तान के लिए लोग मारे गए हैं उन मारे गए लोगों को आप शहीद का दर्जा दे दो। तो अब आंदोलन और मजबूत हुआ कि किसान थे, इनको कर दिया, इनके लिए मुआवजा दे दिया, तो ये और मजबूती से। तो ये धीमे धीमे करके सबूत इकट्ठे करने वाला मामला होता है। सामने चुनाव नज़दीक हैं, आंदोलनकारियों को ये पता है कि चुनाव नज़दीक हैं। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार यदि इस उसमें है कि हम पंजाब में अपनी सरकार बना लेंगे, तो ये बीजेपी की बहुत बड़ी गलती है। वहाँ खालिस्तान समर्थन चल चुके हैं और खालिस्तान के पक्ष में वह माहौल बन रहा है। और सिद्धू जिस तरीके से अभी गए, इमरान बहुत बड़े भाई हैं, और इस तरीके की जो उनके चल रहा है सारा काम, अमरिंदर सिंह जिस तरीके से हटे हैं, ये गृहयोग ये बताते हैं कि ये सारे राजनेता मिलकर एक षड्यंत्र कर रहे हैं। इस षड्यंत्र को सख्ती के साथ यदि कुचला जाएगा
तो देश में अन्य राज्य बीजेपी के पक्ष में रहेंगे, और यदि इसमें इनके पक्ष में रहे कि हम पंजाब में सरकार बना लेंगे, तो बीजेपी इसमें बहुत बड़ी गलतफहमी में है, ये सरकार उनकी नहीं बनेगी। बीजेपी में अभी जो गिराई होगी, दूसरा वामपंथी अरविंद केजरीवाल है, ये यहाँ पर सरकार बनाने जा रहा है, क्योंकि कांग्रेस वहाँ पर इस आंदोलन के बाद टूट चुकी है। अमरिंदर सिंह जी के अलग होने से कांग्रेस की स्थिति बिगड़ गई है, बादल की स्थिति भी गृह अनुसार बिगड़ रही है। अब स्थिति आती है कि बीजेपी को इन लोगों से कैसे निपटा जाए, क्योंकि ये आंदोलन यदि सब बातें मान भी लेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा। फिर इस पर जाएंगे, फिर CRC NRC जो जितनी भी लगाई है एक एक करके उसके ऊपर आना शुरू कर देंगे, जितने सरकार ने अच्छे बिल लेके आए देश के पक्ष में, क्योंकि ये है ही षड्यंत्र उस चीज़ का कि भारत में शांति ना आए। अभी आपने कुछ दिन पहले, 2 दिन पहले ही मालूम पड़ा कि चीन भारत के अरुणाचल को हड़पने की प्लानिंग कर रहा है, और उस प्लानिंग में भारत के अंदर दंगे कराना, जाति हिंसा को फैलाना, ये उसका एक बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। तो जाति हिंसा कैसे फैलेगी, धर्म की हिंसा कैसे फैलेगी? जब तक दूसरे धर्म के जो अनपढ़ लोग हैं इनको आप नहीं उकसाओगे तब तक नहीं हो सकता। तो उस तरह से पंजाबियों को खालिस्तान के नाम पर भड़काना, मुस्लिमों को अलग भारत के टुकड़े के नाम पर भड़काना, कश्मीरियों को कश्मीरियों के नाम पर भड़काना, साउथ इंडिया में वामपंथियों से लेकर मुस्लिम, हिंदू और ईसाइयों के दंगे कराना, ये उसकी प्लानिंग के हिस्से हैं। और उस प्लानिंग के हिस्से में गलती ये हो गई कि ये जो आंदोलन था किसान आंदोलन के नाम से खड़ा हो गया, तो यहाँ सरकार सख्त भी नहीं हो सकती थी और सरकार चुप भी नहीं रह सकती थी। तो जो आंदोलन है, अब इस आंदोलन में इन चीज़ों घटने से इसका नाम किसान हटाना चाहिए, बाकी आंदोलन करेंगे तो ये ओपन हो जाएंगे, और यदि इस तरीके से नाम जोड़ते रहे तो इन्हें आगे दिक्कत आएगी। मतलब ये कह सकते हैं कि किसान चूंकि इसमें जुड़े थे, इसलिए वो किसान का शब्द हटाने के लिए सरकार ने ये वापस लिए, ताकि इसमें किसानों की जो भागीदारी दिख रही है, किसानों के नाम पे जो समर्थन मिल रहा है वो खत्म हो जाए। और अब यदि आंदोलन करेंगे तो हो सकता है इनके ऊपर कुछ सख्ती से भी निपटा जाए, सख्ती से निपटे जाए। क्योंकि गृह योग जो है ना, अभी जिस तरह से 19 तारीख को ये आंदोलन वापस लिया है मोदी जी ने, उसमें राहुल और चंद्रमा एक साथ थे, तो एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो उन्होंने कहीं ना कहीं इनके ऊपर एक ऐसा डंडा मारा है कि चारों खाने इच्छित हो गए, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा हमें करना क्या है, पहली बात। दूसरा, गुरु और शनि लग्न में थे जब, तो गुरु शनि लग्न में होने में भी एक बड़ा कूटनीतिक यह निर्णय होता है, चाहे आकस्मिक हुआ हो, चाहे उन्होंने विद्वत्तापूर्ण लिया हो, पर यह निर्णय बहुत ज़बरदस्त रहा कि इन्हीं का डंडा इन्हीं के सिर पे इन्होंने मार दिया और वो चीज़ों को वापस ले लिए। वापस लेने में भी अब नई चीज़ आएगी कि जिन किसानों को इसमें नुकसान हुआ है, क्योंकि किसानों को नुकसान तो इसमें हुआ है, ये पक्का है, बिल बहुत पक्षधर था, तो अब वो जो किसान इनके पक्ष में आने का कई बार सोच भी जाते या उनके नाम पे बदनाम भी हो जाते, अब इनके साथ वो नहीं जुड़ेंगे। और जो आप बता रहे हो कि अब आने वाले समय में किसान का नाम हटा के कुछ नया करें और इनके साथ सख्ती की जाए, तो ये सारा काम इनके साथ अब होने वाला है, तो उसमें अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन इस कुंडली के बेस पे मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत में आने वाले 2023 से पहले इस प्रकार के कई षड्यंत्र होंगे जिसमें सीधा सीधा भागीदार चीन होगा। मैंने पहले कहा था कि पाकिस्तान के पास खुद के परमाणु बम नहीं है। आपने भी कुछ दिन पहले न्यूज़ में देखा होगा कि चीन पाकिस्तान से परमाणु बम ले जाके इकट्ठे कर रहा है अमेरिका से लड़ने के लिए। इसका मतलब आपके पास होते आप चीन को क्यों देते? वो उसके थे ही नहीं। जब आप प्रयोग किया तत्काल चीन ने प्रयोग कर दिया पाकिस्तान के नाम से और उसको बता दिया ये भी परमाणु संपन्न देश है, वो नहीं हुआ। और यही हालत चीन अब अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी, कम से कम 60,000 करोड़ रुपए का दीपावली पे उसको नुकसान हुआ है चीन को, जो हमने अपनी घर के दिए बनाए, घर की सारी लाइट्स वगैरह ली। और आने वाले समय में अब जैसी जनवरी आना है तो 25 दिसंबर के बाद जो क्रिसमस बनेगा उसमें उसको नुकसान होना है। तो आर्थिक रूप से भी आपने देखा हो काफ़ी वो डाउन जा रहा है। तो उससे 1500 करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ के विपक्ष को देकर, यहाँ की मीडिया को खरीद कर यदि इस तरीके के हंगामे को आगे खड़ा करके वो मोदी को हटा देगा तो इसमें कोई संदेह नहीं है। तो उसी के लिए वो प्लानिंग कर रहा है और इसमें सीधा सीधा उसका योगदान है और देशवासियों को यहाँ पर भाईचारे का परिचय देना है, क्योंकि उसका काम षड्यंत्र है और लड़ाने का काम है। हम भाईचारे के साथ रहते हैं, ये उसको तकलीफ़ है, जबकि वहाँ खुद के यहाँ मुसलमानों की क्या स्थिति है ये आपको सबको पता है। लेकिन यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगा कराए बिना वो नहीं रहता है। अभी आप देख रहे हैं पंजाब में ड्रोन से हथियार आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं ये भी आपको पता है। तो ये जो सारे षड्यंत्र हैं ये भारत के खिलाफ गंभीर षड्यंत्र हैं, इसका हमें ध्यान रखना पड़ेगा। तब जाकर कहीं हम मोदी के अलावा भी हमें कुछ ना कुछ देश के लिए करना होगा, तब हम इस समस्या पर पार पा पाएंगे। अच्छा, एक बात और है आचार्य जी, जैसे आप बता रहे हैं आपने इंटरनेशनल ताकतों की इसमें जिक्र कर रहे हैं और हमने देखा भी
जिस तरीके से किसान आंदोलन के दौरान जैसे ग्रेटा थंडरबर्ग जो चाइल्ड एक्टिविस्ट थे विदेशी आए, उन्होंने अपने कमेंट्स किए आंदोलन के समर्थन में, लंदन में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए और दिल्ली में तो झंडा ही फहरा दिया गया। तो ये है तो इसमें कोई मतलब दो राय ही नहीं कि इसमें अंतर्राष्ट्रीय ताकतें भी शामिल है। लेकिन एक बात और है कि जिस टाइमिंग पे जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने ये बिल वापस लिए हैं, तो क्या ये भी माना जाए कि पंजाब और उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में चुनाव होने थे इसलिए ये वापस लिया गया? इस टाइमिंग का क्या महत्व है? इस टाइमिंग का महत्व ये एक राजनीतिक दृष्टि से मान सकते हैं, पर इससे पहले जब से आंदोलन शुरू हुआ उसके बाद कई सारे चुनाव हुए, बीजेपी बहुत सारे चुनाव जीती है, तो उसमें इनके किसान आंदोलनों का उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ रहा था। पर किसान आंदोलन जिस तरह से हरकतें कर रहे थे, आपने देखा होगा कि इन लोगों ने मिलकर एक व्यक्ति को मारा था, मारने के बाद उसको निर्मम हत्या की और उसको लटका दिया गया, तो बोले हमारे इन्होंने धर्म ग्रंथ का अपमान किया था। इस तरीके के षड्यंत्र बीच में होने लग गए थे। वो जो हथियार पंजाब में आने लग गए थे, अभी कुछ दिन पहले अमरिंदर सिंह जी का एक लेख आया कि मोदी जी ने बहुत अच्छा किया जो विदेशी ताकतों को भारत में हाथ डालने से रोक दिया इस आंदोलन की आड़ में। तो ये भी एक संकेत है। यहाँ पंजाब के ही किसान मैक्सिमम दिखाई दिए, जब भी आप देख रहे हैं पंजाबी पंजाब के बैठे हुए हैं, जाट बैठे हुए हैं तो वो उसी एरिया के बैठे हुए हैं, तो उन्होंने उस क्षेत्र को ब्लॉक किया। तो ये संकेत गंभीर है, विदेशी ताकतों का है। और निश्चित रूप से इसमें कौन कौन सी हीरोइन आई, कोई बीच में इन्वॉल्व हुए, तो क्या आचार्य जी इसको ऐसा भी माना जाए कि चूँकि हिंदुस्तान में चूँकि सिख और हिंदू बड़े मिलजुल के रहें तो सिखों को भी हिंदू से काटा जाए, ये भी एक क्या इसके पीछे एक? हाँ, इसकी षड्यंत्र तो यही है। षड्यंत्र भारत में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जब साथ साथ रहते हैं तो ईसाई मिशनरी ईसाइयों को भड़काती हैं कि आप धर्मांतरण करें, और जब विरोध होता है तो सब सारे इकट्ठे होते हैं। मुस्लिमों को पाकिस्तान के थ्रू और चीन जो जितने आतंकवादी हैं उनको सपोर्ट करता है और उनके थ्रू भारत में मुस्लिमों का दंगा कराता है। ऐसा ही खालिस्तान के पक्ष में उस समय भी ऐसे ही हुआ था इंदिरा गांधी के टाइम पर कि भारत में इनके खिलाफ लड़ाई कराई गई, और वही स्थिति अभी भी है कि सरदारों को और हिंदुओं को इसमें आपस में लड़ाया जाए और पाकिस्तान के थ्रू वहाँ पर हथियार भेजे जाएँ और उन सरदारों को मुख्य बनाया जाए और अंदर दंगे करने में इनका अहम रोल हो सके, उसकी तैयारी तो है पूर्ण रूप से। नहीं तो आचार्य जी ये बात क्या सरकार को समझ में नहीं आ रही, या सरकार इनके अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्रों में फंस गई है, या सरकार ने स्टेप सही उठाया है? सरकार ने ये स्टेप तो बहुत सही उठाया कि किसान आंदोलन को समाप्त किया, क्योंकि इसकी बहुत आवश्यकता थी ताकि किसानों के नाम का दुरुपयोग ना हो सके। आने वाले समय में भी सरकार को इन सब षड्यंत्रों से बच के रहना होगा और उस तरीके के नाम किसानों का, SC STओं का, गरीबों का, बीमारों का, बच्चों का, इनका नाम नहीं आना चाहिए, क्योंकि यह पूरी धार्मिक राष्ट्रीयता जुड़ जाती है। यदि आप किसी एक वर्ग की SC ST की बात करोगे तो एक राष्ट्रीयता जुड़ जाती है, एक वर्ग पूरा खिलाफ हो जाता है। यदि आप बच्चों की बात करो तो पूरा एक समाज खिलाफ हो जाता है। तो ये जो कुछ नाम ऐसे यदि बीच बीच में आते हैं तो इससे देश एक साथ जुड़ता है और सरकार की इसमें बदनामी होती है। तो ऐसे नाम ना जुड़ने दें। किसान जुड़ा है, किसान से बहुत ही गंभीर वर्ग हमारा जुड़ जाता है जो निश्चित रूप से आहत भी होता है, और जब किसान शब्द हट जाएगा तो अपने आप ही इनके सारे मतलब ये भी कह सकते हैं कि किसानों की आड़ में अंतर्राष्ट्रीय ताकतों ने अपना षड्यंत्र रचा है। ये सारे षड्यंत्र हमारे अच्छे अच्छे नामों के आड़ में ही करे जा रहे हैं। हिंदुओं की आड़ में आ जाएगा, गरीबों की आड़ में आ जाएगा, विकलांगों की आड़ में आ जाएगा। अभी तो वैक्सीन लग रही थी, वैक्सीन भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, विपक्षी पार्टी इनसे नपुंसक हो जाएंगे, मोदी नहीं लगवाएगा हम। यदि हमारा अभियान शुरू से सही चल रहा होता तो कभी का हम इस अभियान को पूरा करते और इस वैक्सीन को बेचकर हम काफ़ी अपनी इकोनॉमिक स्थिति सुधार सकते थे। लेकिन विपक्ष ने ऐसा नहीं होने दिया, सिर्फ इसलिए कि चीन का उनको सपोर्ट रहा और इसलिए सारी ताकतें नेगेटिव रहीं। तो इन सब चीज़ों का असर इसमें नेगेटिव पड़ रहा है और सरकार को इसमें सचेत रहना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है आचार्य जी, क्योंकि अभी अभी एक दो बात आने लग गई, जैसे जो OBC की जो पार्टी है उन्होंने भी मांग की कि अब चूँकि आपने जैसे कृषि बिल वापस लिए हैं तो CA और NRC भी वापस ली जाए। और आपको याद होगा कि जब किसान आंदोलन चल रहा था तो इन लोगों ने भी किसान आंदोलन का समर्थन किया था। तो अब क्या ये किसान उनका नहीं, किसान नहीं, किसान तो शब्द ही आप हटा दो, अभी आतंकवादी उनका समर्थन कर, ये दोनों आतंकवादी है, ये अपनी तरफ से वो अपनी तरफ से, जिनको कि चीन ने पैसे दिए भारत में दंगा कराने के जी। अब वो इनके जो वो हैं वो इनके साथ ही जुड़े हुए थे मुस्लिम लोग। अब मुस्लिम अपनी बात करेंगे, हमें सब साफ वो रखा जाए। रोहिंग्या हजारों आगे लाखों की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं, बांग्लादेशी मौजूद हैं, पाकिस्तानी मौजूद हैं। वो बोल रहे हैं सबको आप नागरिकता दो एक के साथ साथ।
जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हिंदू मुस्लिम के आधार पर हुआ तो ये बात कैसे मानी जाएगी। और ये इसी का इंतजार कर रहे हैं कि चुनाव से पहले इस तरीके के प्रोपोगंडे खड़े किए जाएं ताकि सरकार इसके आगे नतमस्तक हो जाए और इनकी बातें मांग ली जाएं। जबकि ग्रह योग ऐसे हैं कि ऐसा नहीं होने वाला है। भारत सुरक्षित है, भारत मजबूत होने वाला है, पूरी दुनिया में भारतीय संस्कृति का डंका बजने वाला है, इसलिए सारी परिस्थिति भारत के पक्ष में होंगी, ऐसा इसमें नहीं है। अभी देखे ही आपने कि एक झटके में सब कुछ सरेंडर हो गया इनका, किसानों का जिस तरीके से बढ़ रहे थे सब जीरो हो गया, उनको समझ में नहीं आ रहा हमें क्या करना है। 10 दिन का टाइम ले, 10 दिन तक इकट्ठे करके रखा जाए कि 10 दिन तक अभी इकट्ठे करके रखें ताकि हम कुछ सोच सकें कि इस आंदोलन को अब किस रूप में लिया जाए। नहीं, किसानों की दिक्कत तो है कि जब बिल लाए थे तो उनकी समस्या थी कि उन्होंने कहा कि साहब किसानों का ये कहना था कि हमसे पूछ के ही नहीं लेके आए, और जब प्रधानमंत्री ने बिल वापस लिया गया तो भी उन्होंने कहा हमसे पूछे ही नहीं। इनकी से दिक्कत ये हो रही है कि प्रधानमंत्री हमसे पूछते ही नहीं। तो अब केवल मेरा एक सवाल हो रही है कि चूंकि इतना ये जो इंटरनेशनल लेवल पे जो साजिश चल रही है उसमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोल कैसा रहेगा और इनका आगामी समय कैसा रहेगा? प्रधानमंत्री का रोल बहुत ही अच्छा रहा है इस पूरे प्रकरण में। आने वाले समय में तो अब प्रधानमंत्री का रोल समाप्त हो चुका है, अब अमित शाह जी का रोल आने वाला है। तो जिससे कि अब ये लोग दहशत खाते हैं उनका एक बारी आएगी और निश्चित रूप से वो अपने कार्य करने में सफल होंगे। और यही एक कूटनीति मैं बता रहा हूँ ना कि उस समय वीपी सिंह को राजीव गांधी नहीं समझ पाए, अन्ना हजारे को कांग्रेस नहीं समझ पाई, केजरीवाल पैदा हो गया, गांधी को अन्य लोग नहीं समझ पाए, जवाहरलाल जी पैदा हो गए। तो ऐसी जो स्थिति थी मोदी ने इस तरह से इनको कर दिया कि ये लोग उसमें से कोई नया नेता उभार ही नहीं पाए और दूसरी पार्टियां भी उसको नहीं ले पाई। ये लगातार बीजेपी भी अपने तरह से कार्य करती रही ताकि ये लोग उसमें शामिल ही ना हो पाएँ। और परिस्थिति सामने है कि जो आंदोलन था अब शून्य हो चुका है, कोई नया नेता उभर के सामने नहीं आया। और टिकट विकेट जैसे नेता थे खुद ही अपनी जगह से नहीं जीते, नब जीतना, जिनको बोलना याद नहीं, समझना याद नहीं, क्यों हड़ताल कर रहे हैं उनको यही नहीं मालूम, बैठे हैं बस, ये वापस लो वापस लो वापस लो, अब वापस ले लिए तो उनका अभी हम बैठे हुए हैं, अब हम और बात करेंगे। तो ये सब जीरो हो चुके हैं। और जिस तरह से इस आंदोलन के माध्यम से विपक्ष को बहुत अच्छा काम करना चाहिए था, तो विपक्ष भी अपनी भूमिका से जीरो हो चुका है। तो कुल मिलाकर जो मास्टर स्ट्रोक मारा है मोदी जी ने गजब का है और निश्चित रूप से राष्ट्र का इसमें बहुत हित हुआ है और राष्ट्र के विभाजन विघटनकारी ताकतों के हाथ में आने से राष्ट्र बच गया। हाँ, ये ठीक कहा आचार्य जी आपने, इस आंदोलन से कोई नया नेता उभरने नहीं दिया। तो ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की का जिस इतना कुशल, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने पूरे आंदोलन को हैंडल किया कि किसी को नेता उन्होंने नहीं बनने दिया। तो आचार्य जी ये बहुत महत्वपूर्ण आपने ये इस प्रोग्राम के माध्यम से रहस्योद्घाटन किया है और अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र के बारे में भी आपने जिक्र किया है। एक छोटा सा बस चलते चलते एक सवाल और लूँगा कि अब ऐसी परिस्थितियों में देश के नेता को क्या करना चाहिए, देश के नागरिकों को क्या करना चाहिए? देश के नागरिकों का कर्तव्य है कि अब आप एक बने रहो, क्योंकि अब दुनिया में आपकी ताकत दिखने वाली है। क्योंकि स्किल डेवलपमेंट, सरकार की इतनी सारी योजनाएं ये जो आई हैं, चीन और अन्य देश इससे बौखला गए। तो आपके यहाँ सिर्फ उनका एक ही बात है कि आप हड़ताल करो जब आपको ज़रूरत पड़ जाए, ताकि जो विदेशों से धन आपके आने वाला है, विदेशों से जो कंपनी आपके आने वाली है, तो विदेशियों को ये लगे कि इनके यहाँ तो दंगे हो रहे हैं, हम यहाँ के करेंगे क्या। भारत में अस्थिरता पैदा करना इनका मेन मकसद है। तो देशवासियों का यही हम अस्थिर ना हो, मजबूत बने रहें। नेतृत्व हमारा मजबूत है, उस नेतृत्व पर हम थोड़ा सा विश्वास करके रखें। निश्चित रूप से भारत एक अच्छे दुनिया में अपना नाम भी करेगा और आप लोगों का नाम भी होगा। क्योंकि आज हम देखते हैं पहले विदेश में हमारी क्या स्थिति थी, अब हमारी स्थिति क्या हो रही है। तो हम निश्चित रूप से आगे उभर कर सामने आ रहे हैं। और करें आप ना करें, परिस्थिति बेहतर है और मोदी जी को अभी भी कोई नहीं हटा सकता। सारी परिस्थिति अच्छी हो रही है, क्योंकि देश का भविष्य उज्जवल होना है तो सारी परिस्थिति बेहतर हो जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में हम भी अपनी एक आहुति डालें। इसके लिए हम देशवासियों को एक होना चाहिए और देश के साथ हमें रहना चाहिए, ना कि विघटनकारी तत्वों के साथ हमें रहना चाहिए। और इस तरीके के षड्यंत्रों से सजग रहना चाहिए। इस प्रोग्राम को बनाने का मकसद भी हमारा यही है कि विघटनकारी ताकतें आपको जातियों के रूप में लड़ाएंगी, धर्म के रूप में लड़ाएंगी, किसानों के रूप में लड़ाएंगी, बच्चों के रूप में लड़ाएंगी, बीमारों के रूप में लड़ाएंगी, नाना प्रकार की चीज़ें, नाना प्रकार के शब्द लेके आएंगे और उनके रूप में आपको लड़ाने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका देश जिस तरह से तरक्की कर रहा है उस तरक्की में कहीं ना कहीं रोड़े अटकाए जा सकें। तो आपकी और हमारी गहरी जिम्मेवारी यहाँ पर बनती है। बहुत आशा भरे नोट के साथ आपने वार्ता को कंक्लूड किया है आचार्य जी, और ये एक बढ़िया आपने मैसेज दिया है कि देश के नागरिकों को भी ये देश को अस्थिर करने वाली ताकतों से सावधान रहना चाहिए।
तो दर्शकों, ये था ख़ास प्रोग्राम किसान आंदोलन की आड़ में जो अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र चल रहे हैं उस पर केंद्रित। उम्मीद करते हैं आपको पसंद ज़रूर आया होगा। ये प्रोग्राम आपको अच्छा लगे, आप हमारे बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अगली बार फिर किसी नए विषय के साथ आपसे बातचीत होगी। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।